नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एक बहुत बेहतरीन टॉपिक ओशनोग्राफी, महासागर विज्ञान पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है आप लोगों का महासागर विज्ञान में। ठीक है, देखिए हमारा जो टाइटल है वो है ओशनोग्राफी, महासागर विज्ञान। तो ये जो महासागर विज्ञान है ये किसके अंतर्गत, अगर मैं इसका एक सामान्य सा अर्थ आपको बताने की कोशिश करूं तो महासागर जो विज्ञान है ये बेसिकली डील करता है कि हमारे जो महासागर हैं इन महासागरों का अध्ययन, जो भी आपके पास महासागर हैं इन महासागरों का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि स्टडी ऑफ ओशियंस, स्टडी ऑफ ओशियंस, जो महासागर हैं इनका अध्ययन। महासागर क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें महासागर विज्ञान के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। लेकिन जो महासागर विज्ञान है ये किसका हिस्सा है? महासागर जो विज्ञान है ये हिस्सा है हाइड्रोस्फीयर का। एक शब्द बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा होगा, विच इज योर हाइड्रोस्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर को हम लोग जानते हैं जलमंडल। ठीक है, ये जाना जाता है हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल के नाम से। अब सर ये जलमंडल क्या है, तो आप इसके लिए थोड़ा सा समझिए कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर कुछ मंडल पाए जाते हैं। हमारी जो पृथ्वी है इस पृथ्वी पर आपको दो मंडल देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो मंडल आपको देखने को मिलेंगे, और एक आपके पास है स्थल मंडल और एक आपके पास होता है जलमंडल। जैसे आपकी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर दो मंडल हमको देखने को मिलते हैं। एक है स्थल मंडल, स्थल मंडल, लैंड मास आप इसको कहते हैं, लैंड मास, हमको यहाँ पर लैंड मास देखने को मिलेगा। एंड सेकंड इज योर हाइड्रोस्फीयर, सेकंड इज योर हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पर पानी ही पानी पाया जाता है, जल ही जल पाया जाता है। अगर हम इस पृथ्वी का क्लासिफिकेशन करें, अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन करूं तो आप ऐसे मानते हैं कि सिर्फ इतने से प्रतिशत हिस्से पर, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इतने से हिस्से पर आपको पानी देखने को मिलेगा, विच इज योर ओनली 29%। ये लगभग जो 29% भाग है, इस 29% भाग पर ओनली 29% जो पार्ट है, इस पर आपको पानी देखने को मिलेगा। इस पर आपको स्थल देखने को मिलेगा, है ना। इस पर आपको स्थल खंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको धरातल देखने को मिलेगा। बाकी जो 70% हिस्सा है, बाकी इसका जो 71% हिस्सा है, इस 71% हिस्से पर ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे एरिया में सिर्फ हमको पानी ही पानी नजर आता है। यहाँ पर सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तो एक सवाल आपसे कोई पूछ सकता है भाई कि हमारा जो धरातल है, इस धरातल के कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थल मंडल है और कितने प्रतिशत भूभाग पर जलमंडल है? तो आप सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं कि ओनली 29% जो एरिया है इस पे स्थल मंडल है। जल, वाटर हमारे प्लेनेट की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। जितने भी प्लेनेट हैं उन प्लेनेटों में अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कहीं पर है, पानी की उपलब्धता कहीं है, तो वो पृथ्वी पर ही है। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर? 71%। और यही रीज़न है कि हम पृथ्वी को इसी के कारण ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि भैया पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? आप पृथ्वी को नीला ग्रह इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इतना सारा पानी है। पृथ्वी पर जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है, तो लाइफ की पॉसिबिलिटी भी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पानी है, तो हम ऑक्सीजन बना पा रहे हैं। तो दो नाम आप इसके यहाँ पर बता सकते हैं। अब जब हम अपनी पृथ्वी की बात करते हैं, है ना, जब अपन अपनी पृथ्वी की बात करते हैं तो इस पृथ्वी में दो गोलार्ध हैं। इस पृथ्वी में दो गोलार्ध आपको देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलता है उत्तरी गोलार्ध, एक हमको देखने को मिलेगा नदन हेमिस्फीयर, एक देखने को मिलता है सदर्न हेमिस्फीयर। इस नदन हेमिस्फीयर की अगर आप बात करते हैं, नदन हेमिस्फीयर का जो लगभग 60% हिस्सा है, 60% भाग, इस 60% भाग पर पानी आपको देखने को मिलेगा, 60% पार्ट पर पानी देखने को मिलेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर के 80% भाग पर पानी या वाटर आपको देखने को मिलता है।
तो देखो सवाल यहाँ से बच्चे काफ़ी सारे बन सकते हैं, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कि महासागर विज्ञान इज रिलेटेड विथ ओशियनोग्राफी का संबंध किससे है। तो जो महासागर विज्ञान है, ओशियनोग्राफी रिलेटेड विथ स्टडी ऑफ ओशियन, महासागरों के अध्ययन से संबंधित। महासागर विज्ञान किसके अंतर्गत आता है? हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है, जलमंडल। क्योंकि जलमंडल में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे यहाँ पर महासागर है तो इस जलमंडल में तो बच्चा बहुत कुछ रहेगा, इसमें महासागर भी आएंगे, है ना, महासागर आएंगे, इसमें आपके पास सागर भी आएंगे, ओशियन, ओशियन के साथ में सी, इसी के साथ में रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, सब कुछ आ जाएगा। हाइड्रोस्फीयर कवर ऑल वाटर्स एरियाज, जहाँ भी पानी पाया जाता है वो सब कुछ इसमें आता है। और महासागर विज्ञान इज रिलेटेड विथ स्पेसिफिक स्टडी ऑफ ओशियंस, जो ओशियंस हैं इनमें कैसे चेंजेस पाए जाते हैं, क्या इनकी फीचर हैं, ये सारी जो स्टडी है हम लोग ओशियनोग्राफी के अंतर्गत कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, कितने प्रतिशत भूभाग पर पानी है? आप बताएंगे कि जो 71% भूभाग है, इस 71% भूभाग पर पानी है, 29% एरिया पर आपका स्थलमंडल है। जो उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में जल 60% है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो वाटर है ये 80% है। यहाँ से भी कभी आपके सवाल बन सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए 2-3 चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। जैसे एक वर्ड आपको परेशान कर सकता है जो मैं बहुत बार यूज़ कर रहा हूँ, ओशियन, है ना। एक वर्ड आपको परेशान कर सकता है, विच इज़ योर ओशन, और हिंदी वाले बच्चे इसको जानते हैं महासागर। एक वर्ड आपके पास आता है सी, सी, जैसे आप लोग यहाँ पर कहते हैं सागर, सागर, और फिर हमको देखने को मिलेगा लेक, लेक, जैसे आप लोग यहाँ पर बोलते हैं झील, और फिर आते हैं आपके पास रिवर्स या तालाब, पॉन्ड आप इसको कह देते हैं, ठीक है, पॉन्ड आप इसको बोलते हैं, और लास्ट में आ जाते हैं रिवर्स, रिवर्स और बैक वाटर्स। यही मेजर आपके पास वो एरिया हैं जिनमें पानी पाया जाता है, ठीक है, आप इसी को मेजर जानते हैं। देखिए महासागर की अगर हम लोग बात करें तो इसका कोई मतलब लिमिटेड एरिया नहीं होता है। महासागर मतलब एक विशाल भूभाग को कवर किए हुए विशालतम आकार, इसका जो आकार होगा ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है, इसका जो साइज है या इसका जो एरिया होगा ये बहुत बड़ा होगा, और यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाएगी। मेजरली हमारे पास कितने महासागर हैं सर? 5 महासागर हैं। मेजरली हमारे पास कितने हैं सर? 5 महासागर हैं। अगर और क्लोजली आके देखें तो सिर्फ 3 है, और क्लोजली आके देखें 3 है, हम 3 को भी 5 कर देते हैं। सागर, सागर का ये भी आपके पास एक जल राशि है, आप इसको भी जल राशि के नाम से जानते हैं। यह भी आपके पास एक वाटर बॉडी है, ठीक है, ये भी आपके पास एक वाटर बॉडी है, लेकिन इनका जो एरिया है ये छोटा होता है। एरिया कैसा होता है सर? स्मॉल होता है एज कंपेयर टू ओशन। मतलब विशाल जो जल राशि है, विशाल जल राशि महासागर, जिसको आप लोग मेजर नहीं कर सकते, आप पहुंच नहीं सकते। एक व्यक्ति को महासागरों को पार करना आसान नहीं होता, ठीक है। फिर सागर, ये छोटे होते हैं, इनको तैरकर पार कर सकते हैं। जैसे आपने उत्तरी सागर के बारे में पढ़ा होगा, नॉर्थ सी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग अरब सागर की बात करते हैं, ये छोटे होते हैं, ये महासागरों का हिस्सा होते हैं, ये महासागरों का हिस्सा होते हैं। लेक्स क्या होती हैं? लेक्स ये बहुत स्मॉल होती हैं, बहुत स्मॉल होती हैं, बहुत स्मॉल, और ये हमेशा लैंड जो एरिया है स्थलीय भाग पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और तालाब ये सबसे छोटे होते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं, इस बात पे ध्यान रखिएगा। और नदी बहती हुई जल की धारा, है ना, फ्लोइंग जो वाटर होता है आप इसको रिवर कहते हैं। ये कुछ जल राशियां हैं जिनसे आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। अभी हमने एक हिसाब किताब समझा कि हमारी पृथ्वी पर 71% एरिया पर पानी है, 71% भूभाग पर पानी है। हमने इसका हिसाब किताब को समझा है। इसका एक खाका आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं कि जो 71% पानी है ये आपको कैसे देखने को मिलेगा। बच्चा समझिएगा, देखो हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 71% भूभाग पर जो पानी है इसका हम 100%, जैसे जो 71% भूभाग पर पानी है हम इसको कंसीडर कर रहे हैं एज ए 100%, हमने इसको 100% मान लिया, 100%। अब ये जो 100% है ना, इसका बंटवारा कैसे है आप समझिए। ये जो 100% है, इस पूरे 100% का 97.5, आप इसको 97% लिख सकते हैं, ये ओशन है। और ओशन का मतलब होता है कि यह आपके पास सॉल्टी वाटर है, ये आपके पास कैसा है सर? खारा पानी है।
खारा पानी जनरली मानव के यूज़ का नहीं है, हम इसको डेली यूज़ में नहीं ले सकते, हम इसको जो इंडस्ट्री है वहाँ यूज़ नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर यूज़ में नहीं आ सकता, जानवरों के काम नहीं आ सकता। मतलब आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो 97% वाटर है ये अनयूज्ड वाटर है। कैसा है सर? अनयूज्ड वाटर है, आपके उपयोग का नहीं है। हमारे पास जो 71% जो 71% एरिया पर पानी पाया जाता है उसका 100% अगर हम उसको एक यूनिट मान लें तो 97% हमारे कोई मतलब का नहीं है, ये किसी भी काम का नहीं है। हालांकि अभी इजराइल ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे वो ओशन के पानी को प्योरीफाई करते हैं और फिर यूज़ के लिए लेकर आते हैं, तो वो आगे की कहानी है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि ये कैसा है? ये बिना उपयोगी है, मानव उपयोग में नहीं आता, हम इसको यूज़ में नहीं लेते हैं 97% पानी को। अब इसमें जो बचा हुआ है ना सर, जो बचा हुआ है 3%, ये जो 3% है ये हमारे उपयोग का है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर है, ये आपके पास शुद्ध जल आप इसको कह सकते हैं, शुद्ध जल है, शुद्ध जल, ठीक है। 3%, वैसे 97.5 होता है एक्यूरेट डेटा और ये 2.5, पर हम इसको एवरेज 3% मान लेते हैं, ठीक है, ये माना जाता है। तो ये तो उपयोग में ही नहीं, इतना चला गया, बचा इतना सा। अब देखो जो 3% है, अगर इस 3% को हम 100 यूनिट मानते हैं, इस 3% को अगर हम 100 यूनिट मानते हैं तो इस 100 यूनिट का 79%, इसका 79% बर्फ के तौर पर है। इसका 79% जो है ये ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर हैं, ये आपको हिमानी में देखने को मिलेगा। ग्लेशियर को आप सारे बच्चे बोलते हैं हिमानी। मतलब 79% पानी कहाँ पर है सर? हिमानी में है, ग्लेशियर में है, ध्यान रखिएगा। 20% जो पानी है ये ग्राउंड वाटर है। ये कैसा है सर? ये भूमिगत जल है, भूमिगत जल है जिसको हम लोग ट्यूबवेल के माध्यम से निकाल पाते हैं। क्लियर है? इसका जो 1% पानी है, इसका जो सिर्फ 1% पानी है, ये इजिली एक्सेसिबल है, आसान पहुंच है, जैसे आप लोग सरफेस वाटर के नाम से जानते हैं, आप इसको स्थलीय जल के नाम से जानते हैं। आप समझ रहे हैं? जो 3% है इसको हमने 100 यूनिट माना, तो इसमें से 79% कहाँ चला गया सर? आइस कैप्स, ग्लेशियर। आपकी पहुंच में है क्या? नहीं है। जब मेल्ट होगा तब नदी में आएगा, और आपको पता है कि नदी के माध्यम से बहुत सारा पानी कहाँ चला जाता है? ओशन में चला जाता है। अब उसका 20% ग्राउंड वाटर है जहां हमारी पहुंच नहीं है, बहुत कम ज़्यादा हम लोग पहुंच सकते हैं। ओनली 1% पानी आपके पास एक्सेसिबल है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, हम इसको उपयोग करते हैं। ये वाला जो पानी है ये आपका उपयोगी है, ठीक है, हम इसी को हर जगह यूज़ कर रहे हैं और इसी पानी को आप बर्बाद कर रहे होते हैं। अब जो 1% सरफेस वाटर है, जो स्थलीय जल है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, उसका भी जो क्लासिफिकेशन है, अगर इसको मैं 100% मान लूँ, अगर मैं इसको 100 यूनिट मान लेता हूँ, 100 यूनिट, तो देखिए इसमें 52% लेक्स में है, 52%, ठीक है, याद रखिएगा 52%। 38% सॉइल मॉइस्चर में है, और एटमॉस्फेरिक वाटर 8% और 1% रिवर में है, और 1% जो है ये प्लांट वाटर है। ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा परेशान करने वाला है, बहुत सरल समझिए। हमारे पास जिस पानी पे पहुंच है वो सिर्फ 1% है। अब अगर हम इसका भी क्लासिफिकेशन करें, अगर इसका भी क्लासिफिकेशन करें तो 1% का 52% झीलों में है, 38% मिट्टी में है नमी के तौर पर, 38%, 8% एटमॉस्फेरिक जो वातावरणीय जल है उसमें है, और 1% नदी में, और 1% आपके पास प्लांट में है। देखो ये क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि 10% पानी फ्रेश है, नहीं है, 3% पानी फ्रेश है, 97% कहाँ पर है? आपके पास ओशन में। ये जो फ्रेश वाटर है इसका सबसे ज़्यादा पाया जाता है ग्राउंड वाटर में, नहीं, सबसे ज़्यादा पाया जाता है आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में। क्लियर है? फिर आता है ग्राउंड वाटर, और फिर आता है सरफेस वाटर, धरातलीय जल जो हमारी पहुंच पे है, जो हमारी पहुंच पर है। इसमें झीलें, नदियां, वातावरण का जल, सब कुछ आता है। क्लियर है? तो अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, जो एक्सेसिबल है जहां पर पहुंच सकते हैं 1% वाटर, इसका भी क्लासिफिकेशन है। अब क्वेश्चन बनेगा कि जिस पानी तक हमारी पहुंच है उस पानी की सबसे ज्यादा मात्रा नदी में है,
जिस पानी तक हमारी पहुंच है उसकी सबसे ज़्यादा मात्रा नदी में है क्या? नहीं है। किस में है? लेक्स में। सेकंड नंबर पर सॉइल मॉइस्चर, तीसरे नंबर पर वातावरणीय जल, और चौथे नंबर पर आपके पास नदी और प्लांट है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। इस डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत सारे सवाल आपके पेपर में बन रहे होते हैं, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा और आपको इसको याद रखना है। आप 2-3 बार अगर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे? फ्रेश वाटर कितने परसेंट है? इतने परसेंट। ग्लेशियर में कितना है? ये रहा इतने परसेंट। फ्रेश वाटर को 100 यूनिट मानेंगे तब, जब आप इसको 100 यूनिट मानेंगे बेटा, इसको 100 यूनिट मानेंगे तब ये इतना है, तब ये सेकेंड नंबर पर ये और थर्ड नंबर पर ये। ठीक है, अब जो इजीली एक्सेसिबल है ये, हम जिस पे हमारी पहुंच है, हम इसको 100 यूनिट मान लेते हैं। जब इसको 100 यूनिट माना तो सबसे ज़्यादा कहाँ पहुंच जाएगा? लेक्स पे। सेकंड नंबर पर सॉइल मॉइस्चर। यहाँ से जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ये ओशन, महासागर। तो जब भी आप महासागर की बात करेंगे, जब भी आप महासागर की बात करते हैं बच्चा, मोटे तौर पर आपको 3 महासागर देखने को मिलते हैं। कौन से देखने को मिलते हैं? 3। पर इनके काफ़ी सारे हमको पढ़ने पड़ते हैं। काफ़ी सारे कैसे पढ़ने होते हैं? देखिए, सबसे मेजरली अगर आप बात करेंगे, सबसे मेजरली तो हम लोग बात करते हैं पैसिफिक ओशन। सबसे मेजरली अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या आता है सर? पैसिफिक ओशन आ जाता है, प्रशांत महासागर। सेकेंड नंबर पर आ जाता है अटलांटिक, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। और तीसरे नंबर पर आ जाता है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, या विच इज नॉन एज योर हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है भाई, ये 3 है। पर अटलांटिक महासागर को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड कर देते हैं, एक है आर्कटिक, आर्कटिक, और एक है अंटार्कटिका। तो इनको ऐड करके 5 हो जाते हैं। वैसे मेजर आपके पास 3 ही महासागर है, इनमें ये सबसे बड़ा है पैसिफिक महासागर। ये सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है, लार्जेस्ट ओशन इन दी वर्ल्ड। और इंडियन ओशन इज योर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा आपके पास जो है वो है ये वाला। सबसे बिजी है तो बिजी आपके पास है अटलांटिक, ये सबसे व्यस्तम महासागर है। ठीक है भाई, तो हम लोग बात कर रहे हैं ओशनोग्राफी पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मैंने आपको बता दिया है, आई होप कि बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, चलो। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चा ये जो महासागर है, ये जो महासागर है, इनके पास 97% पानी है। ये जो महासागर है इनके पास जो 97% पानी है, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन आपसे पूछ लें, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन पूछ लें कि कौन से महासागर में पानी सर्वाधिक पाया जाता है, तो बच्चा याद रखिएगा, याद रखिएगा कि 35%, अगर हम इस ओशन वाटर की बात करते हैं तो इसमें 35% पैसिफिक ओशन के पास है, 18% अटलांटिक ओशन के पास है, और 14.5% इंडियन ओशन के पास है, इंडियन। 35% प्रशांत, 18% अटलांटिक, और 14% की जब भी हम लोग बात करेंगे, 14% की जब भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंडियन ओशन में आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ रहेगा सर आपके पास? ये जो इंडियन ओशन है इसमें देखने को मिल जाता है। तो किस महासागर में ज़्यादा पानी है? पैसिफिक। सेकंड नंबर पर अटलांटिक, तीसरे नंबर पर आपके पास इंडियन ओशन। ये कहानी आप सबको क्लियर है? चलिए अब देखो, जब हम लोग महासागर विज्ञान की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें 2-3 चीज़ें पढ़नी होती, 2-3 चीज़ें। देखो, एक तो हम महासागरों का परिचय पढ़ते हैं, महा जो सागर है, इन महासागरों का परिचय आपको पढ़ाया जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ महासागर ओशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ओशंस। ठीक है, ओशन। एक हम लोग पढ़ते हैं ओशन रिलीफ, एक इसमें आपको पढ़ाया जाता है ओशन रिलीफ, रिलीफ महासागरीय, महासागरीय नितल। ठीक है, महासागरीय उच्चावच, उच्चावच। ठीक है, और एक हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ ओशन, फीचर्स, फीचर्स ऑफ ओशन वाटर, महासागरीय जल की विशेषताएं। ठीक है, फीचर्स ऑफ ओशन वाटर, महासागरीय, महासागरीय जल की विशेषताएं। 3 चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होती है।
विशेषताएं। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ओशंस, इनसे उतने सवाल यहाँ पर बन नहीं रहे होते हैं आजकल। क्या पढ़ रहे होते हैं हम सर इसमें? हम इसमें जनरली पढ़ रहे होते हैं कि हमारे पास कितने महासागर हैं, हमारे पास कितने महासागर हैं। अगर आप इसको मोटे मोटे तौर पर देखेंगे 3 महासागर है, मोटे मोटे तौर पर देखें 3 महासागर है। कौन सा है सर? पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, फिर अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, और फिर कौन सा है? इंडियन ओशन है, इंडियन। यही 3 है। इन 3 को हम लोग 5 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। ठीक है, आपने गाना पढ़ा हुआ 7 समंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गई, 7 नहीं है 5 है। 7 कैसे हो जाते हैं सर? एक वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, एक ईस्टर्न पैसिफिक, एक आपके पास हो जाता है पश्चिमी प्रशांत महासागर, एक आपके पास होता है पूर्वी प्रशांत महासागर, तब जाके 7 होते हैं। वैसे 3 है, आप इसको 5 कर सकते हैं। महासागरीय उच्चावच, ये एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। ओशन रिलीफ, देखो जैसे अपने महाद्वीप पढ़े हैं ना, इनमें काफी सारी चीजें पाई जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे एक आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्या पाया जाता है? एक मिल पाया जाता है कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, महासागरीय तट। एक आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, महासागरीय ढाल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, महासागरीय तट, महासागरीय ढाल। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एबेशियल प्लेन। ठीक है, एबेशियल प्लेन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको जो कटक है, ये कटक देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप लोगों को ट्रेंच देखने को मिल जाते हैं, सारी चीज़ें। और महासागरीय जल की विशेषताओं की जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सैलिनिटी, सैलिनिटी, जिसे आप लोग बोलते हैं लवणता, लवणता। फिर आपको देखने को मिल जाता है टेम्परेचर। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर विच इज योर तापमान। और 3rd नंबर पर हमको देखने को मिलता है ओशनिक करंट, ओशनिक करंट, जैसे आप लोग बोलते हैं महासागरीय धाराएं। प्री में सवाल यहाँ से बन रहे होते हैं, इन दोनों चीज़ों से काफ़ी सारे सवाल बन रहे होते हैं। कोशिश रहेगी अपन इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। तो महासागर विज्ञान में ये 1 नंबर आप इसको दे दीजिए, 2nd नंबर आप इसको दे दीजिए, और 3rd नंबर आप इसको दे दीजिए। चलिए चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं महासागरीय उच्चावच। ठीक है, जैसे ये आपके महासागर हैं, आप इनका एक बार ब्रीफ देख लीजिए। ब्रीफ भी आप इनको अगर देखना चाहें देख सकते हैं। देखो, दिस इज योर पैसिफिक ओशन। ठीक है, दिस इज योर पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर आपको देखने को मिल रहा है, पैसिफिक। दिस इज योर अटलांटिक, अटलांटिक ओशन। दिस इज योर इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। ठीक है, जो अटलांटिक है ना, अटलांटिक, इसको आप लोग बोलते हैं एक जगह अंटार्कटिका, और यहाँ पे आप लोग बोलते हैं आर्कटिक, यहाँ बोलते हैं आप लोग आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक, ये आपका एस आकृति का है, एस आकृति का है। ये पैसिफिक ओशन आपके पास सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आपके पास कौन सा है? यही है। अब देखो, जैसे इंडियन ओशन है, ये आपके पास इंडियन ओशन रहा, इंडियन ओशन, भारत के नाम पे हमने इसका नाम रख दिया इंडियन ओशन। ठीक, तो आर्कटिक महासागर, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक, अंटार्कटिका, अटलांटिक, इंडियन, ये 5 आपके पास महासागर हो गए। इनमें सबसे बड़ा है, देखो सागर कितना छोटा होता है, ये रहा मेडिटेरियन सी, ये रहा मेडिटेरियन सी। दिस इज योर ब्लैक सी, ये रहा आपके पास कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी। तो ये है आपके पास अरेबियन सी, नॉर्थ सी, नॉर्वेरियन सी, ग्रीनलैंड सी। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आपको पूछ सकता है कि लेब्राडोर सी किसका, किसमें है? तो लेब्राडोर सी अटलांटिक महासागर में। आप उसको पूछ सकते हैं गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में। ब्यूफिट सागर कहाँ है? ब्यूफिट सागर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, जो आर्कटिक ओशन है इसमें। क्लियर है? साउथ पैसिफिक ओशन ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, अब जैसे गल्फ ऑफ अदन है, किसका हिस्सा है? इंडियन ओशन का। बे ऑफ बंगाल इसका है। साउथ चाइना सी, फिलीपींस सी, ये सब पैसिफिक ओशन के हिस्सा हैं। पैसिफिक क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास प्रशांत महासागर है वो आ जाता है। तो ये कुछ महासागरों का एक ब्रीफ सा परिचय। ठीक है बच्चा, पॉइंट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सी फ्लोर। ठीक है, सी फ्लोर की हम लोग बात करते हैं। जो महासागरीय उच्चावच है, इससे आपके जो क्वेश्चन बन रहे होते हैं, आप इसको देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ से बनता है कि भाई जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ये कहाँ है। मैं आपको एक डायग्राम बना के बता दूं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं ओशन रिलीफ की। ओशन रिलीफ, इस ओशन रिलीफ को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओशन रिलीफ, ठीक है, महासागरीय उच्चावच या महासागरीय नितल। उच्चावच क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। समझिए,
जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास इस तरीके से, ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, ठीक है, समझिए। अब समझिए, ये कुछ एक कैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है? बना दिया ऐसा, क्यों हम लोगों को पागल बना रहे हैं? बेटा यहाँ पर पागल नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें। देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है सर? ये महाद्वीप है। महाद्वीप, महाद्वीप को आप लोग जानते हैं एज ए कॉन्टिनेंट। ठीक है, महाद्वीप या कॉन्टिनेंट, ये पूरे के पूरे महाद्वीप हैं। और यहां से ये जो हिस्सा आपके पास स्टार्ट हो रहा है, आप इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ, मैं सिर्फ सेल्फ लिखूंगा, क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर पर, हम इसको बोलते हैं स्लोप। दिस इज योर स्लोप। ठीक है, स्लोप आपको दिखाई दे रहा है। तीसरे नंबर पर जो गहरा सा मैंने बना दिया है, इट्स कॉल्ड ट्रेंच। जैसे आप सारे बच्चों ने ट्रेंच पढ़ा होगा। ये है आपके पास अबिशियल प्लेन, ये है आपके पास प्लेन, प्लेन। ठीक है, और आप इनको जानते हैं किसके नाम से? कटक। ये आपको दिखाते हैं कटक। और इस तरीके से जो ऊंची स्थलाकृति के आपके पास होते हैं, आप इनको बोलते हैं ग्योट। ठीक है, ये कुछ स्थलाकृतियां हैं, ये कुछ स्थलाकृतियां हैं, आप इनके नाम एक बार देख लीजिए। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं सेल्फ। सबसे पहले सेल्फ, हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं मगन तट। हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं मग्न तट, मग्न तट। आप इसको बोलते हैं स्लोप को मग्न ढाल, मग्न ढाल। ठीक है, ट्रेंच तो ट्रेंच कहलाता है। मैदान, ये मैदान है। प्लेन आपके पास महासागर, ये मैदान है जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है, ये कहलाते हैं कटक। कटक को हिंदी में बोला जाता है रिज। ठीक है, रिज। और ये है गॉट, आई गॉट बोला जाता है, गाउट ये है। तो इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सवाल क्या बनेगा कि महाद्वीपों का विस्तार कहाँ तक है? महाद्वीपों का जो विस्तार है ना बच्चा, वो यहाँ तक है। यहाँ तक महाद्वीपों का विस्तार है। यहाँ से महाद्वीप, देखो ये है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप और महासागरीय, ये वाला जो हिस्सा ना, या ट्रेंच पाए जाते हैं, यहाँ से शुरुआत होता है आपके पास महासागरीय मैदान या महासागरीय नितल। तो सेल्फ क्या है सर? ये महाद्वीप का ही हिस्सा है, ये महाद्वीपों का हिस्सा है जो सब मर्ज है। जो कैसा है? सब मर्ज लैंड है, सब मर्ज लैंड इन वाटर, सब मर्ज लैंड इन वाटर। ठीक है, ये जो महासागरीय सेल्फ की अगर हम लोग बात करते हैं, महासागरीय सेल्फ की हम लोग बात करते हैं, इसका जो स्लोप होता है ना, स्लोप, ये बहुत मंद होता है। इसकी जो ढाल होती है वो बहुत मंद होती है। अगर हम लोग बात करें तो ये एक फ्लैट एरिया होता है। महासागरीय महाद्वीपीय वो क्षेत्र है जिसको नदियों ने काट पीट दिया है, इसमें पानी आपके पास भरा हुआ है, तो इसकी ढाल काफ़ी मंद आपको देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ढाल आपको कम देखने को मिलेगी। इसकी जो एवरेज विड्थ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एवरेज विड्थ आपको देखने को मिल जाती है 80 किलोमीटर। मतलब ये 80 किलोमीटर तक चौड़ा आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ इसकी समाप्ति होती है, यहाँ इसकी जो समाप्ति होती है, यहाँ पर ढाल तीव्र हो जाती है। यहाँ ढाल आपको तीव्र देखने को मिलेगी, ढाल तीव्र देखने को मिलेगी। क्लियर है भाई? तो आपसे पूछा जाएगा कि मगन तट क्या है, आप बता देंगे मगन तट वह जगह है, मगन तट वह जगह है, मगन तट जल में डूबा हुआ महाद्वीपों का विस्तार है। इसकी ढाल कितनी होती है? लगभग 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा झुकाव देखने को मिलेगा, कम झुकाव देखने को मिलेगा, बहुत कम। ये काफ़ी चौड़ा होता है क्योंकि सबमर्ज लैंड है, इरोजन, वेदरिंग, इनके कारण ये पानी में आपके पास डूब गया है। तो इसकी चौड़ाई, एवरेज चौड़ाई आपको 80 किलोमीटर तक देखने को मिल जाती है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए। और अगर हम लोग बात करें जहाँ पर फोल्डेड माउंटेन पाए जाएंगे,
जहाँ पर फोल्डेड माउंटेन पाए जाएंगे, वहाँ स्लोप इसका जो ढाल है, इसका जो ढाल है वो सॉरी इसकी जो चौड़ाई है ये कम रहेगी, ये नैरो रहेगा, ये सकरा रहेगा। और जहाँ प्लेन एरिया पाए जाते हैं, जहाँ प्लेन एरिया पाए जाते हैं वहाँ ये आपके पास बहुत वाइडर रहेगा, बहुत चौड़ा रहेगा। समझिए जैसे एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला ये फोल्डेड माउंटेन है, सदर्न ऑस्ट अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। तो पश्चिमी तट पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये सकरा रहेगा, इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं रहेगी। जबकि जो पूर्वी तट है साउथ अमेरिका का, इस पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपके पास ज़्यादा चौड़ा रहेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें इंडिया में एक अरब सागर वाला हिस्सा है, एक आपके पास बे ऑफ बंगाल वाला है। तो अरब सागर में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये सकरा रहेगा और बे ऑफ बंगाल में चौड़ा रहेगा, क्योंकि नदियों ने उसको इरोड कर दिया है, नदियों ने उसको फैला दिया है। क्लियर है भाई, इसकी ढाल आपको कम देखने को मिलेगी। आपसे कोई पूछ सकता है कि जहाँ पर भी फोल्डेड माउंटेन पाए जाएंगे वहाँ ये कैसा होगा, तो आप बता देंगे वहाँ पर, है ना, वहाँ पर ये देखने को मिल जाता है कैसा, बहुत ज़्यादा सकरा। और जहाँ प्लेन होंगे वहाँ कैसा होगा सर, चौड़ा होगा। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जो रिवर है वहाँ ये वाइडर होता है, वहाँ ये चौड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ गए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जल में डूबा हुआ महाद्वीपों का भाग है, इसमें ढाल प्रवणता बहुत कम आपको देखने को मिलती है, सेकंड नंबर पर है स्लोप। ठीक है, स्लोप ढाल। देखिए ये भी महाद्वीपों का हिस्सा है, ये भी किसका हिस्सा है सर, महाद्वीपों का। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट का पार्ट है। लास्ट पार्ट यहाँ पर जो स्लोप होता है, ये स्लोप ये बढ़ जाता है 2 डिग्री से लेके 5 डिग्री के बीच में, मतलब जो स्लोप है ये आपके पास स्टीप होने लगता है, ढाल आपके पास यहाँ पर बढ़ने लगती है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें ये कहाँ तक देखने को मिलेंगे, इनकी गहराई कितनी डेप्थ है, तो ये हमको 200 मीटर से लेके 2000 मीटर तक गहरे देखने को मिलते हैं। मतलब 200 मीटर से लेके 2000 मीटर तक इनकी गहराई आपको देखने को मिल जाती है। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, स्लोप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस बात को लेकर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, स्लोप की हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो महाद्वीपीय ढाल होती है इसका एक फीचर होता है, इनमें ट्रेंच पाए जाते हैं। जहां पर ये समाप्त होगी वहां आपको ट्रेंच देखने को मिल जाते हैं, ट्रेंच। जो स्लोप है, ये पूरे महासागरों का 8% भूभाग है, पूरे महासागरों में 8% पर यही पाया जाता है, स्लोप पाया जाता है। मतलब जो पूरा इनका ओशन रिलीफ है उसका 8% कॉन्टिनेंटल स्लोप है। कॉन्टिनेंटल स्लोप महाद्वीपीय ढाल 8% भूभाग को लेके यहाँ पे चलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अटलांटिक ओशन में जो अटलांटिक ओशन है इसमें ये लगभग 12% भाग पे देखने को मिल जाती है। अटलांटिक ओशन पर लगभग 12% भाग पे देखने को मिलेगी। इंडियन ओशन में 6.4%, जो पैसिफिक ओशन है इसमें 7% और इंडियन ओशन में 6%। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि टोटल जो सी फ्लोर है, इस टोटल सी फ्लोर का कितने प्रतिशत कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, आप बता देंगे 8% भाग है। सर्वाधिक किस में पाए जाते हैं, ढाल सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अटलांटिक ओशन में 12%। सेकंड नंबर पर आता है प्रशांत महासागर 7% और तीसरे नंबर पर आता है इंडियन ओशन 6%। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप सर्वाधिक किस में पाया जाएगा, अटलांटिक महासागर में। सबसे कम किस में पाया जाएगा, इंडियन ओशन में, या जो हिंद महासागर है इसमें आपको सबसे कम देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमने बात की मगन तट के बारे में, मगन तट। फिर ढाल, जहां पे ढाल समाप्त होगी वहां पे ट्रेंच आपके पास पाए जाते हैं। जैसे पैसिफिक ओशन में मोरियाना ट्रेंच जो लगभग 11,000 किलोमीटर गहरा है, सबसे गहरा स्थल। ठीक है भाई, इसके बाद एबिशियल प्लेन, महासागरीय मैदान। और एबिशियल प्लेन की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा, तो ये एबिशियल प्लेन पूरे महासागरीय नितल का सबसे बड़ा हिस्सा है। इनकी अगर हम लोग गहराई की बात करेंगे, अगर आप इसकी गहराई की बात करते हैं सर, कितनी डेप्थ में जाके देखने को मिलेगा, ये 3000 मीटर से लेके 6000 मीटर तक देखने को मिल जाता है।
पूरे जो महासागरीय ओशनिक रिलीफ है इसके 75.5% भूभाग पर यही पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? प्लेन का है। सबसे ज्यादा विस्तार किसका है सर? प्लेन का है, 75.6%। ठीक है भाई, याद रखिएगा। जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में 80.3% भाग पर, इंडियन ओशन पर 80% भाग पर, और अटलांटिक ओशन के 54% भाग पर, 54% एरिया पर यही पाए जाते हैं। ठीक है भाई। तो आपसे कोई पूछ सकता है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि ये जो गहराई है ये कितनी पाई जाती है, सॉरी कितनी गहराई है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। एक क्वेश्चन बनेगा कि क्या कॉन्टिनेंटल सेल्फ ज्यादा है, कॉन्टिनेंटल स्लोप ज़्यादा है, या अबेशियल प्लेन ज़्यादा है। आप सारे बच्चे बता देंगे एबेशियल जो प्लेन होते हैं, महासागरीय मैदान होते हैं, इनकी मात्रा ज़्यादा है, इनका परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है भाई। अब जो महासागरीय मैदान है इनका सर्वाधिक विस्तार किसमें है? प्रशांत महासागर में 80.3%, हिंद महासागर में 80.1%, और अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 54%। क्योंकि अटलांटिक ओशन में मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें जो मैदान है इनका प्रसार आपको कम देखने को मिलेगा, इनका विस्तार आपको यहाँ पर कम देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, चलिए क्लियर है। तो सबसे पहले स्लोप, सबसे पहले सेल्फ, स्लोप, अबेशियल प्लेन, यहाँ तक की कहानी आज सबको क्लियर है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं चौथे नंबर पर ट्रेंच। ठीक है, चौथे नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेंच। ट्रेंच होता क्या है? ट्रेंच होता क्या है आप पहले इसको समझिए। देखो, जैसे ये स्लोप खत्म होती है, स्लोप खत्म होगा तो यहाँ पे एक गहरा गड्ढा बन जाएगा। आप इस गहरे गड्ढे को, गहरी खाई को, इस गहरी खाई को आप लोग बोलते हैं ट्रेंच, है ना, ट्रेंच। तो सवाल बनेगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं? जहां से सी राइज, सी राइज, और ये है आपके पास स्लोप। तो स्लोप और सी राइज के बीच में, जो स्लोप है और सी राइज के बीच में पाए जाते हैं ट्रेंच। ठीक है, स्लोप और इसको क्या हो गया भाई, स्लोप और जो सी राइज है, ठीक है, जो स्लोप है और सी राइज है, महासागरीय उभार, आप इसको बोलते हैं उभार, मतलब इसमें थोड़ा सा उभार आता है, इनके बीच में ट्रेंच पाए जाते हैं। ट्रेंच, काफी सारे ट्रेंच है। जैसे हम लोग बात करें, एक आपको देखने को मिलेगा मोरियाना ट्रेंच। ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगा मोरियाना ट्रेंच, मेरियाना भी आप इसको यहाँ पर बोल देते हैं, मोरियाना ट्रेंच। किसमें है सर? पैसिफिक ओशन में। जो पैसिफिक ओशन है, इस पैसिफिक ओशन में है, लगभग 11,000 किलोमीटर गहरा है, सबसे गहरा आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने सुना होगा चैलेंजर, हम लोग बात करते हैं चैलेंजर ट्रेंच। ठीक है, सुंडागर्त। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपसे कोई पूछ लेता है, ट्रेंच यहाँ पर क्या होते हैं, बचा पार्टी आप लोग बता देंगे कि ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर कटक की हम लोग बात करते हैं, कटक। तो जो मेजर चीजें हैं बच्चा, ये आपको समझ में आ रही होंगी। कटक की अगर हम लोग बात करते हैं, 2 पर्वत श्रृंखला से बना होता है, देखिए कटक ये इस तरीके से बनता है, जैसे, ठीक है। अब इसके पैलर ये चल रहा है, ये कटक कहलाएगा। तो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का जो स्थान होता है ये कटक कहलाता है। इनकी जो एवरेज हाइट होती है, एवरेज हाइट आपको देखने को मिलेगी 2500 मीटर। ये कभी कभी समुद्री भाग से ऊपर आ जाते हैं। जैसे आइसलैंड है, आइसलैंड क्या है सर? आइसलैंड एक कटक है, समुद्री कटक है, और ये ऊपर आपके पास आ गया है। तो कटक की एवरेज हाइट आपको 2500 मीटर देखने को मिलती है, औसत हाइट 2500 मीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो ये कुछ इसके बारे में आपको बताना था, कुछ बेसिक सी बातें हमको यहाँ पर सीखनी थी, और आई होप कि ये कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना, कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं एक पिक्चर आपको बता देता हूँ, देखो। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ये वाली कहानी, कॉन्टिनेंटल सेल्फ।
ठीक है, ये सिर्फ 200 मीटर की गहराई तक है। फिर ये देखिए अचानक से इनकी ढाल, अचानक से इनकी जो ढाल है वो बढ़ जाती है यहाँ तक, लगभग 2000 मीटर से लेकर 3000 मीटर के बीच में, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंटल राइज। तो सबसे पहले सेल्फ, सेल्फ को आप लोग बोलते हैं मग्न तट, ये महासागर महाद्वीपों का हिस्सा है। कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय ढाल, ठीक है, ढाल बोला जाता है इसको। ये कॉन्टिनेंटल राइज है ना, ये कॉन्टिनेंटल राइज है, ये उच्च भाग है। और ये अबिशल प्लेन, ये समुद्री मैदान है। देखो फिर ये ओशनिक ट्रेंच आ गया, ओशनिक ट्रेंच, ये वॉल्केनिक आइलैंड आ जाते हैं, फिर वॉल्केनिक आइलैंड, और फिर ये रिज, ठीक है, ये रिज, रिज को हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं बार बार, एक शब्द का यूज कर रहे हैं कटक, कटक, ठीक है भाई। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस कौन कहाँ तक है, सबसे गहरा है, सबसे गहरा आप इसको मान लीजिए कि ये मॉरियाना ट्रेंच, मॉरियाना ट्रेंच है, और ये 11,000 किलोमीटर की गहराई पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये 200 मीटर, लगभग 1 डिग्री ढाल प्रवणता, ठीक है, ये 2 से लेके 5 डिग्री ढाल। और आप देखें फिर इसके बाद तो फिर जो कहानी है वो बदलती ही जा रही है। तो सवाल बनेगा, क्या बनेगा, कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, अबिशल प्लेन आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको प्लेन देखने को मिल जाता है, ठीक है भाई। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को? नहीं, आगे बढ़ते हैं, कहानी को समझते हैं। अब देखो हम फीचर्स की बात करते हैं सर, फीचर्स जिनसे क्वेश्चन आपके बन रहे होते हैं। आप हमें फीचर्स पढ़ा दीजिए। फीचर्स, इसमें आता है सबसे पहले लवणता, सैलिनिटी, लवणता, लवणता, लवणता या सैलिनिटी क्या होता है सर? ये अगर मैं आपको शुद्ध बहुत सरल भाषा में समझाऊं तो ये होती हैं अशुद्धियां, ठीक है, आप इनको बोलते हैं अशुद्धियां, अशुद्धियां, गंदगी, समुद्री गंदगी आप इसमें यहाँ पर कह सकते हैं लवणता को। लवणता को किस में मापा जाता है? तो आप यहाँ पर बताएंगे कि ग्राम, ग्राम प्रति हजार, 1000 ग्राम में कितनी लवणता आपके पास पाई जाती है, इसको मापा जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि एवरेज कितनी होती है, एवरेज, तो एवरेज आपको देखने को मिलेगा 33 प्रति हजार, ठीक है, 33 प्रति हजार की औसत लवणता पाई जाती है ना। एवरेज सॉरी 35 है, 33 नहीं है, 35, 35 है, 35, मतलब 1000 जो जल के अणु हैं इसमें 35 अणु खराब हो सकते हैं। ये एवरेज सैलिनिटी मानी जाती है, औसत लवणता आप इसको यहाँ पर मानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे ज्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है? तो जो मैक्सिमम सैलिनिटी है बच्चा, मैक्सिमम सैलिनिटी ये पाई जाती है वॉन लेक, ठीक है, जो वान झील है, इस वान झील में, तुर्की की वान झील में, यहाँ ऐसा बोला जाता है कि 330 प्रति हजार, मतलब वॉन लेक में 330 प्रति हजार आपके पास पाई जाती है। सेकंड नंबर पर आ जाता है मृत सागर, मृत सागर, डेड सी, इस डेड सी में 238 प्रति हजार ग्राम पाई जाती है। एक नई रिसर्च कहती है कि मैग्रेटो सागर है अफ्रीका में, मैंजेटो सागर या मैग्रेटो सागर है, और यहाँ ये लोग बता रहे हैं 440 प्रति हजार, 440 प्रति हजार क्या बता रहे हैं सैलिनिटी। बट हमें वॉन लेक को याद रखना है, टर्की की जो वॉन लेक है यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको सैलिनिटी देखने को मिल जाती है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है वॉन लेक में, मृत सागर, ठीक है, मृत सागर, फिर ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक में भी 220 पाई जाती है। जो ग्रेट सॉल्ट लेक है इसमें भी 220 प्रति हजार ग्राम पाई जाती है क्या सैलिनिटी। तो लवणता क्या है? देखो समुद्री जल में, समुद्री जल में जो अशुद्धियां आ जाती हैं, इन अशुद्धियों के कारण जो गंदगी पाई जाती है आप उसको सैलिनिटी बोल देते हैं। ये पानी खारा हो जाता है। ये एवरेज कितनी पाई जाती है? 35 प्रति हजार। ये जो साइन है बेटा ये हजार का होता है, प्रतिशत में सिर्फ 1 जीरो लगती है, 3 जीरो किस में लग रही है सर? ये हजार में। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो वॉन लेक,
टर्की की। हमें जो गजेटो सागर है ये कहाँ पर, अफ्रीका का, इसको याद नहीं रखना है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अगर गजेटो सागर आ जाता है तो आप लगा सकते हैं। वॉन लेक 330%, मृत सागर 220, और ग्रेट जो सॉल्ट लेक है इसमें 220%। ये सबसे ज़्यादा लवणता वाले आपके पास क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जो लवणता है इस पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा कि भाई जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी लवणता, इसमें क्या पाए जाते होंगे? इसमें लवण पाए जाएंगे, लवण तो पाए जाएंगे ना। तो भैया इसमें कौन कौन से लवण पाए जाते हैं और किस मात्रा में पाए जाते हैं? तो अगर हम लोग लवण की यहाँ पर बात करते हैं, इसमें कुछ मेजर लवण हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। क्लोरीन, क्लोरीन ये पाई जाती है 18.7%, 18.7% भाग पर आपको क्लोरीन देखने को मिलेगी। सोडियम 10.47, सेकेंड नंबर पर हमको देखने को मिल जाता है सोडियम। ठीक है, सोडियम NaCl ये 10.7% भाग पे। तो क्लोरीन, सोडियम, फिर पाया जाता है सल्फेट, तीसरे नंबर पर पाया जाता है सल्फेट। सल्फेट पाया जाता है 2.67%, और फिर पाया जाता है मैग्नीशियम। हिंदी और इंग्लिश में बच्चे ये सेम है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन को आप क्लोरीन लिखेंगे, सोडियम को सोडियम लिखेंगे, सल्फेट को सल्फेट, मैग्नीशियम ये 1% पाया जाता है। तो कौन से लवण पाए जाते हैं, कौन से मेजर इसमें सॉल्ट हैं, आपको बताना है। सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्लोरीन, फिर पाया जाता है सोडियम, फिर पाया जाता है सल्फेट, फिर पाया जाता है मैग्नीशियम। तो सबसे ज़्यादा कौन सा? क्लोरीन। क्लोरीन पाई जाती है 18, सोडियम कितना, NaCl कितना 10.7%, सल्फेट 2.65%। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इन लवणों के, ठीक है, ये तत्व हैं, ये क्या है बेटा, तत्व है, ये तत्व हैं, सॉरी ये कुछ तत्व हैं, तत्व। अब हम लोग बात करते हैं लवणों की मात्रा की, कि भैया कितने प्रतिशत ये लवणों की मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, समझिएगा। तो सबसे पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले नंबर पर सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आप शायद इसको NaCl बोलते हैं। ये पाया जाता है 77%, है ना। सोडियम क्लोराइड पाया जाएगा 77%। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड सेकेंड नंबर पर, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड ये पाया जाता है 10%, 10%। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट ये 4.7%। फिर आएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अब देखो, आपसे पूछा जाएगा कि तत्व सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है क्लोरीन, एलिमेंट, है ना, एलिमेंट, एलिमेंट। और ये है लवण, ये है आपके पास सॉल्ट, कि भैया सॉल्ट का कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाएगा 77%, मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है 10%, मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है 4.7, और कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है 1.7। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व पाया जाता है और कौन सा यहाँ पर आपके पास लवण पाया जाता है। ये सारे के सारे आपके सवाल हैं बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, लवणता जो सैलिनिटी है, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी सैलिनिटी को प्रभावित करते हैं? हमारी लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, सैलिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? ठीक है भैया, समझिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं सर, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चा टेम्परेचर, टेम्परेचर, तापमान। तापमान अगर बहुत ज़्यादा होगा, तापमान अगर आपके पास बहुत ज़्यादा होगा तो आप सारे बच्चे जानते हैं कि वेपोरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर वाष्प उत्सर्जन होगा, वाष्प उत्सर्जन। और अगर वाष्प उत्सर्जन होगा,
अगर वाष्प उत्सर्जन होगा तो पानी भाप बढ़ के उड़ेगा, अगर पानी भाप बढ़ के उड़ेगा तो अशुद्धियां ज़्यादा रहेंगी, अगर तापमान ज़्यादा रहेगा तो सैलिनिटी कैसी होगी सर, ज़्यादा होगा। सैलिनिटी कैसी होगी सर आपके पास, ज़्यादा होगी। अगर एयर प्रेशर, अगर एयर प्रेशर ज़्यादा है तो सारे बच्चे जानते हैं कि टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर आपके पास कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो वाष्प उत्सर्जन कम होगा, और वाष्प उत्सर्जन कम होगी तो सैलिनिटी भी कैसी होगी सर आपके पास, कम होगी। लवणता कैसी होगी आपके पास, कम होगी। समझिए, जैसे आपसे कोई पूछ सकता है कि पोल्स हैं, पोल्स पर सैलिनिटी कैसी होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो भैया वायुदाब बहुत अधिक है। ठीक है, आपसे कोई पूछ सकता है, आपसे कोई पूछ सकता है कि मैक्सिमम सैलिनिटी कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जो सैलिनिटी कहाँ पाई जाती है, आप कह सकते हैं कि जो 20 डिग्री है इससे 40 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में, 20 से 40 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में आपको सर्वाधिक सैलिनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, सर्वाधिक लवणता देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर अधिक होगा। ठीक है, चलिए रिवर वाटर, रिवर का वाटर, अगर नदियाँ आएंगी तो नदियों में शुद्ध जल होता है। ठीक है, ये आपके पास प्योर वाटर लेके आती हैं, प्योर वाटर। और अगर पानी की मात्रा आपके पास बढ़ेगी, पानी की मात्रा बढ़ेगी तो जो लवणता है इसकी मात्रा क्या होगी सर, कम होगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई लॉक्ड वाटर एरिया है, लॉक्ड वाटर एरिया है तो इसमें लवणता ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वाष्प उत्सर्जन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वाष्प उत्सर्जन आपके पास कैसा होता है, ज़्यादा होता है। अब हम लोग बात करते हैं लेटीट्यूड की, कि भैया जो लेटीट्यूड है इस पे किस तरीके से लवणता प्रभावित होती है। समझिए, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री, ये हम लोग बात करते हैं लगभग 30 डिग्री, और ये हम लोग बात करते हैं आपका 90 डिग्री। अब समझो, देखो जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर कैसा पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पर लवणता ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर लवणता ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि तापमान भले ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हर दिन क्या होती है, हर दिन बारिश होती है, हर दिन बारिश, और बारिश होने के कारण जो शुद्ध वाटर आ जाता है तो लवणता की मात्रा कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है? अब जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ दो चीज़ें हैं सर, क्या? एक तो यहाँ पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर ये मेल्ट होते हैं, मेल्ट। दूसरा यहाँ पर एयर प्रेशर, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है। एयर प्रेशर ज़्यादा है, सैलिनिटी कैसी होगी आपके पास, कम होगी। सबसे कम सैलिनिटी अधिकतम कहाँ पर होगी? ये 30 डिग्री वाला एरिया है, यहाँ पर, यहाँ ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम सैलिनिटी आपको देखने को मिल जाती है। अधिकतम जो सांद्रता है आपको यहीं देखने को मिलती है, इस वाले एरिया में। वैसे इक्वेटर पे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन होती कहाँ पर है सर? ये होती है आपको कहाँ देखने को मिलेगी बच्चा? ये आपको देखने को मिल जाती है बीच वाले क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए, जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में 34% सैलिनिटी पाई जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में 35.6% पाई जाती है सैलिनिटी। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि उत्तरी महाद्वीप में, उत्तर महाद्वीप में, नदर्न हेमिस्फीयर में सैलिनिटी ज़्यादा है या सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है? आप बताएंगे सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में सैलिनिटी आपको कैसे देखने को मिलती है, ज़्यादा देखने को मिलेगी। इक्वेटर पे ज़्यादा होगी या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा होगी? आप बताएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा होगी। ठीक है, पोल पे ज़्यादा होगी या आपके पास जो इक्वेटर है, तो आप बता देंगे फिर इक्वेटर, क्योंकि पोल पर तो सिर्फ ग्लेशियर ही, ग्लेशियर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए, ठीक है, चलो अब देखो, मान लेते हैं कि कहीं पर कोल्ड वेव्स जाती हैं, ठंडी धाराएं जाती हैं, तो यहाँ पर सैलिनिटी आपके पास कम हो जाएगी, और जहाँ पर हॉट जल धाराएं जाती हैं यहाँ पर सैलिनिटी आपके पास बढ़ जाएगी। ये लवणता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। अब हम लोग चलते हैं टेम्परेचर की तरफ, तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, तापमान, तो तापमान से रिलेटेड दो चीज़ें, सबसे पहले कि जो औसत तापमान है, जो एवरेज टेम्परेचर है, ये एवरेज टेम्परेचर रहता है आपका 5 डिग्री से लेके 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, ताप प्रवणता, टेम्परेचर डिग्रेडियंट, ताप प्रवणता, ये सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऐसा नहीं है कि दिन में 50 डिग्री सेल्सियस है और रात में आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। अगर दिन में तापमान आपके पास 5 डिग्री है तो रात में ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है, चलिए, जो एवरेज हाई टेम्परेचर होता है, ये होता है अगस्त के महीने में। जो महासागर हैं इनका औसत अधिकतम तापमान होता है अगस्त में, और जो एवरेज
एवरेज मिनिमम टेम्परेचर होता है ये होता है फरवरी में। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा कि महासागर जनवरी के महीने में ज़्यादा ठंडे होते हैं? नहीं, महासागर फरवरी के महीने में ज़्यादा ठंडे होते हैं। महासागरीय जल का तापमान जून में ज़्यादा होता है? नहीं, ये होता है अगस्त में ज़्यादा। एवरेज टेम्परेचर होता है 5 से 33 डिग्री सेल्सियस। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि महासागरों का जो एवरेज टेम्परेचर है ये औसत 40 डिग्री सेल्सियस होता है? नहीं होता है। ताप प्रवणता टेम्परेचर डी ग्रेडियंट ये कितना होता है? 1%। मतलब तापमान में सिर्फ 1% के आसपास अंतर देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? जो अधिकतम तापमान होता है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता कब है? तो ये होता है 2 PM पर, 2 PM पर। और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम, ये कब होता है? ये होता है 5 AM पर। अब देखो कितने सारे सवाल बन सकते हैं कि औसत तापमान कितना होता है, ताप प्रवणता कितनी है, कौन सा महीना में गर्म होते हैं आपके महासागर, कौन से महीने में ठंडे होते हैं, सर्वाधिक गर्म कब होगा 2 बजे, सबसे ठंडा कब होगा 5 AM पर, 5 AM पर। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं जो 1 डिग्री लेटीट्यूड है, 1 डिग्री लेटीट्यूड पर 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज होते हैं। मतलब अगर मैं 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री अक्षांश पे जाऊंगा तो 5.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाएगा सर? चेंज हो जाएगा। ये कुछ तापमान, महासागरों के तापमान को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, आप इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको कौन प्रभावित कर सकता है? महासागरीय तापमान कौन प्रभावित कर सकता है? हर एक चीज प्रभावित कर सकती है सर, हर एक चीज प्रभावित कर सकती है महासागर के तापमान को, हर एक चीज प्रभावित कर सकती है। देखो जैसे अब 90 डिग्री लेटीट्यूड है, इस 90 डिग्री लेटीट्यूड पर टेम्परेचर ज्यादा होना कैसा होगा? तो टेम्परेचर आपके पास बेटा लो होगा। अब उसको पूछ सकता है कि भैया जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर पर महासागर का तापमान ज़्यादा होना चाहिए, बट नहीं हो सकता। यहाँ तापमान कैसा होता है बच्चा आपके पास? कम होता है। जो मध्य अक्षांश होते हैं, जो मिडिल लेटीट्यूड होते हैं, इन मिडिल लेटीट्यूड में टेम्परेचर कैसा होता है? ज़्यादा होता है। तो महासागरीय धाराएं प्रभावित करती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं जो महासागर का तापमान है, इस महासागर के तापमान को। ठीक है भैया, आई होप कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद हो रहा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर सीख रहे होंगे। अगर नहीं सीख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये भी परेशानी है, भास पढ़ा रहे हैं, अच्छा नहीं पढ़ा रहे, बाइलिंगुअल नहीं पढ़ा रहे। बच्चा यार एक बार क्लासेस को देखिए तो सही। जब आप क्लासेस को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि क्लासेस की क्वालिटी क्या है। क्लासेस को देखना पड़ेगा क्लासेस की क्वालिटी को समझने के लिए। आप अगर सरफेशियल, आप अगर ऊपर ऊपर से ही सिर्फ क्लासेस को देख के चले जाएंगे तो फिर शायद मैं इसको नहीं समझा सकता कि मैं किस लेवल पर जाके चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। बच्चा कोशिश यही है कि बहुत बेहतर कंटेंट आपके पास जाए, बहुत बेहतर कंटेंट आपके पास जाए। हम लोग सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि आप में से बहुत सारे बच्चे कुछ उम्मीदों के साथ रहते हैं, कुछ सोचते हैं, क्या सोचते हैं वो सिर्फ आप ही बता सकते हैं। जैसे एक भाई साहब कमेंट करते हैं हिंदी में पढ़ा रहे हैं, यार एक बार क्लासेस को पढ़िए से, तब समझ में आएगा हिंदी में पढ़ा रहे हैं कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, दोनों चीज़ों में यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो जहाँ से आपके बहुत सारे सवाल बन रहे होते हैं बच्चा, हमने वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर देख ली हैं। अब हम लोग महासागरों का सॉरी एक चीज़ आपके पास और रह गया है, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, ओशनिक करंट, ओशनिक करंट। ठीक है, चलिए देखो, ओशनिक करंट आपके पास 2 प्रकार के होते हैं, है ना। हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। एक होते हैं हॉट, हॉट, और एक होते हैं आपके पास कौन से? कोल्ड। एक होते हैं गर्म और एक होते हैं आपके पास कौन से? ठंडे। देखिए, जितनी भी आपकी लो लेटीट्यूड्स होंगी, लो लेटीट्यूड्स जितने भी निम्न अक्षांशों से जन्म लेंगी वो सारी की सारी गर्म, और जितने भी आपकी हाई लेटीट्यूड्स, जो हाई लेटीट्यूड होते हैं, जो उच्च अक्षांश होते हैं, इनसे जन्म लेती हैं वो सारी की सारी ठंडी होती हैं। मतलब कहना क्या चाह रहे हो सर आप? देखो मैं आपको समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पर अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से इक्वेटर है, इक्वेटर है, ठीक है, और ये जो हिस्सा है आपके पास नॉर्थ पोल है,
ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे आपके पास क्या है सर, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब बच्चा कोई भी धारा कोई भी ऊष्णिक करंट यहाँ से जन्म लेगा, यहाँ से इधर से, या कोई भी धारा इधर से जन्म लेगी, या कोई भी धारा इधर से जन्म लेगी, या कोई भी धारा इधर से जन्म लेगी, इक्वेटर के आसपास से जो भी जल धाराएं जन्म लेंगी ये सारी की सारी कैसी होंगी, हॉट होंगी, हॉट। हम इनको नाम भी यही दे देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं, देखो जैसे ईस्टर्न, ईस्टर्न, इक्वेटोरियल, 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 हॉट, हॉट ओशनिक करंट, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं कि वेस्टर्न इक्वेटोरियल हॉट ओशनिक करंट, ये इनके नाम है क्योंकि ये यहाँ से निकल रही है। अब यहाँ से जो भी धारा आती है, जैसे इधर से कोई आपके पास जलधारा आई, इधर से आपके पास कोई जलधारा आई, या यहाँ से कोई जलधारा जाती है, या यहाँ से कोई जलधारा जाती है, हम इनको बोलते हैं ध्रुवीय ठंडी जलधारा, है ना, ध्रुवीय ठंडी जलधारा। यहाँ पर एक आपके पास मान लेते हैं ये इधर से गर्म जलधारा आ रही है और इधर से आपके पास ये ठंडी आ रही है, ये है कोल्ड और ये है आपके पास हॉट, हॉट। इस क्षेत्र को आप लोग जानते हैं ग्रैंड बैंक के नाम से, ये कहलाता है बच्चा आपके पास क्या, ग्रैंड बैंक। और ग्रैंड बैंक ये होता है मत्स्य पालन का, ये होता है मत्स्य पालन का बहुत बड़ा केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र आपको देखने को मिलता है। तो एक होगी ठंडी, एक होगी आपके पास कौन सी, गर्म जलधारा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, आ रही होंगी, ऐसी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले पैसिफिक ओशन, है ना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में। चलिए तो हम प्रशांत महासागर, पहले सारी महासागरीय धाराओं को देख लेते हैं फिर चर्चा करेंगे। देखो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बड़े सरल सरल से बनते हैं। कुछ जो धाराएं हैं इन धाराओं के नाम हमसे पूछे जाते हैं और आप इन धाराओं के नाम बहुत अच्छे तरीके से याद भी रख सकते हैं। एक मैप आपके सामने, जैसे बच्चा पार्टी समझिएगा, ये आपके पास है पैसिफिक ओशन, दिस इज योर पैसिफिक ओशन एंड दिस इज ऑल्सो योर पैसिफिक ओशन, है ना, पैसिफिक ओशन, यहाँ भी पैसिफिक ओशन है, ठीक है भाई। चलिए ये है आपके पास अटलांटिक ओशन, अटलांटिक, एंड ये है आपके पास इंडियन ओशन। एक ही मैप में सारी ओशनिक करंट यहाँ पर है। रेड कलर है वार्म के लिए और ब्लू कलर है कोल्ड करंट, कोल्ड के लिए, ठीक है, ठंडी के लिए। तो बच्चा पार्टी हम सबसे पहले बात करते हैं अटलांटिक ओशन की, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की जो धारा है ये किस महासागर की, अटलांटिक। एंड लेब्राडोर किस महासागर में आपको देखने को मिलेगी, तो लेब्राडोर आपको देखने को मिलेगी अटलांटिक महासागर में। ग्रीनलैंड और लेब्राडोर ठंडी है अटलांटिक महासागर की, आप इसको याद रख लेंगे। एक बेन्यूगुएला की धारा, बेन्यूगुएला की धारा, और एक कनारी की धारा, एक कनारी के। हम इस मैप को थोड़ा सा खिसका दें, अगर इस मैप को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा खिसका दें तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। मान लीजिए मैं अटलांटिक महासागर की बात कर रहा हूँ, अटलांटिक, और अटलांटिक महासागर में आपसे कोई पूछ सकता है भैया हमें ठंडी जलधाराएं बना दीजिए, ठंडी। तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, ग्रीनलैंड, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगी कौन सी सर, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद सेकंड नंबर पर मैं आपको बताई लेब्राडोर। तो लेब्राडोर जो जलधारा है, लेब्राडोर, ये लेब्राडोर किस महासागर में बहती है, अटलांटिक। कैसी है, ठंडी है, ठंडी, ठीक है। इसके बाद कनारी, कनारी भी यहीं पर है सर, कनारी। तो तीसरे नंबर पर इसकी जो जलधारा है ये है कनारी, और ये क्या है सर, ठंडी है। और चौथे नंबर पर आपको देखने को मिलेगी एक जलधारा और बेन्यूगुएला की जलधारा, है ना, बेन्यूगुएला की जलधारा, बेन्यूगुएला। तो अटलांटिक महासागर में 4 ठंडी जलधारा हैं, बाकी सारे की सारी आपके पास कैसी हैं सर, गर्म है। अब हमें याद रखना है 2 चीजें आपको बहुत परेशान करती हैं, 2 चीजें, 2 या 3 चीजें। एक आपको परेशान करती है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में कैसी है सर, हॉट है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्राजील की जलधारा, ब्राजील अटलांटिक महासागर में हॉट है, हॉट है, ठीक है। एक है नॉर्वेनियन जलधारा, नॉर्वेनियन। तो नॉर्वेनियन जलधारा भी आपके पास अटलांटिक महासागर के, और कैसी आपके पास, गर्म है। क्लियर भैया। तो अटलांटिक महासागर में आप गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील और नॉर्वेनियन जलधारा को याद रखेंगे बच्चा, ये सारी की सारी गर्म है। ठंडी कौन सी है, ठंडी है आपके पास लेब्राडोर। ठंडी कौन सी है, ग्रीनलैंड। ठंडी कौन सी है, कनारी। और ठंडी कौन सी आपके पास, अगुलहास, अगुलहास, ठीक है। अब जैसे ब्राजील की जलधारा, ब्राजील की जलधारा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आप बताएंगे दक्षिणी, दक्षिणी जो अटलांटिक महासागर में। गल्फ स्ट्रीम
पूर्वी जलधारा, जैसे ये गल्फ स्ट्रीम और ये नॉर्थ अटलांटिक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, ग्रैंड बैंक, ठीक है। यहाँ पाया जाता है सारगेसो सागर इसी में। तो ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, कैनरी और बेनुवोला ये अटलांटिक महासागर की हॉट है। अब जैसे साउथ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल, क्वार्टेरियल, ये सारी की सारी कैसे होंगे आपके पास बेटा, गर्म होंगी, गर्म, ठीक है। चलिए, तो अटलांटिक महासागर में आप एक ग्रीनलैंड को याद रखेंगे, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, कनारी और वेनेजुएला ये ठंडी है। बाकी गल्फ स्ट्रीम बहुत पूछी जाती है, गल्फ स्ट्रीम कैसी है, एक गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है, किस में है, किस में है, आप सारे बच्चे बता देंगे, ये हमको देखने को मिलती है अटलांटिक महासागर में। लेब्राडोर कैसी है, लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, किसमें है, अटलांटिक। लेब्राडोर है कहाँ पर सर, आप बता देंगे, लेब्राडोर सागर से निकलती है इधर, ठीक है। वेनेजुएला कहाँ है सर, अफ्रीका में है, अफ्रीका में, और ये इधर से जाती है आपके पास इधर से। ब्राजील की जलधारा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, सॉरी पूर्वी तट पर, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर में मेन करंट्स आपको याद हो गए। अब हम लोग बात करते हैं पैसिफिक ओशन। देखो बच्चा, पैसिफिक ओशन में हमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, ठंडी है। एक पेरू, पेरू की जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, ठंडी है, पेरू, ठीक है। तो कैलिफोर्निया और पेरू, इधर आप लोग आ जाइए, ओयोसियो की जलधारा, ओयोसियो की जलधारा ये भी ठंडी है। तो प्रशांत महासागर की तीन जलधाराएं आपको याद रखनी है, एक याद रखनी है कैलिफोर्निया, एक याद रखनी है पेरू, एक आपको याद रखनी ओयोसियो, सीपीओ, सीपीओ पैसिफिक ओशन की, कैलिफोर्निया, पेरू और ओशियो ये ठंडी जलधारा है। अलास्का गर्म जलधारा है, अलास्का गर्म जलधारा है। बाकी सारी की सारी नॉर्थ पैसिफिक ओशन, क्यूरोसियो की बेटा ये वार्म है, ओयोसियो की आपके पास ठंडी है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा गर्म है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ठंडी है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कैसी है बेटा, गर्म है और पश्चिमी ठंडी होती है। पूर्वी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट हॉट होता है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट आपके पास कोल्ड होता है, आप इस बात पे याद रखिए, ठीक है भैया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंडियन ओशन की। तो इंडियन ओशन में एक अगुलहास है, अगुलहास गर्म है, एक मोजम्बिक है ये भी गर्म है, और एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये कैसी है सर, ठंडी है, ये कैसी है, ठंडी है। तो इंडियन ओशन में अगुलहास की जलधारा किसकी है, इंडियन ओशन की। मोजम्बिक जलधारा किसकी है, इंडियन ओशन की। कैसी है, दोनों की दोनों गर्म है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन किसकी है, इंडियन ओशन की। कैसी है सर, ठंडी है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन किसकी है, प्रशांत महासागर में, और कैसी है आपको यहाँ पर गर्म देखने को मिल जाती, ठीक है भाई, याद रखिएगा, याद रहेगा भैया, ठीक। चलिए अगुलहास कहाँ है, इंडियन ओशन, कैसी है, गर्म। मोजम्बिक गर्म, कैसी है, गर्म। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ठंडी, ठीक है। सारी की सारी जलधाराएं बेटा 2-3 बार पढ़ लोगे याद हो जाएंगी, है ना, याद हो जाएंगी। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझ में आ रही होगी, है ना, आ रही होगी। इस मैप को आप जितनी बार देख सकते हैं देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बेटा किससे पूछा जाता है, क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी तक जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए, अभी तक फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन है FAQ है, किससे, ओशनिक करंट से लेके। तो सबसे पहले गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम कहाँ है, गल्फ स्ट्रीम है अटलांटिक ओशन, कहाँ है, अटलांटिक ओशन। कैसी है सर गल्फ स्ट्रीम, हॉट है, हॉट, ठीक है। लेब्राडोर सेकंड नंबर पर आती है, लेब्राडोर, लेब्राडोर, लेब्राडोर कहाँ है सर, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। कैसी है सर, कैसी है, ये है कोल्ड, ये है ठंडी, ठीक है, ठंडी जलधारा, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछ लेता है कि ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, ठीक है बच्चा, ये कैसी है, ये हॉट है, ये हॉट है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन चौथे नंबर पर, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन ये आपके पास ये है कोल्ड, ये है आपके पास कैसी, ठंडी जलधारा, ठीक है। आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें ठीक है, कैलिफोर्निया, 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 पेरू, ठीक है, पेरू और ओयोसियो, ओयोसियो ये पैसिफिक ओशन की है, पैसिफिक ओशन की है और कोल्ड करंट है ना, ये ठंडी जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं। अगर हम लोग बात करते हैं जो इंडियन ओशन है, इसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन ओनली ये ठंडी ये जलधाराएं हैं। इन जलधाराओं से बच्चा काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बन रहे होते हैं, है ना, काफ़ी सारे सवाल आपके बन रहे होते हैं। अब देखो अगर हम लोग बात करें
जो महासागर हैं आप इनको यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इनसे अब बेटा मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल आपके पास आता होगा। ऐसे सरल सरल से सवाल आते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सबसे ज़्यादा पानी किस में है? प्रशांत महासागर में है। सबसे ज़्यादा द्वीप किस में है? प्रशांत महासागर में। सबसे ज़्यादा गर्त किस में पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में। चैलेंजर कटक किसका हिस्सा है? पैसिफिक ओशन का है, प्रशांत महासागर का है। लगभग सारे सवाल आपके यहीं से बन रहे होते हैं और इनसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आप सारे बच्चे इसको दे सकते हैं। देखिए इसमें टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है, टेम्परेचर, ठीक है। अंध अंध महाद्वीप, अंध महासागर कौन सा है? एस आकृति का कौन सा है? ये इसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। यही ज़्यादा व्यस्तम है, बहुत ज़्यादा व्यापार इसी से आपके पास हो रहा होता है। इसमें पानी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, ये एरिया को ज़्यादा कवर करता है। इसमें आइलैंड बहुत ज़्यादा है, आइलैंड ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर सारगेसो सागर है, इसमें सारगेसो सागर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ आपको एक वोल्केनिक रेंज देखने को मिलेगी। ये इंडिया के नाम पर है, भारत के नाम पर है, छोटा है, भारत के नाम पर है इंडियन ओशन, और सबसे छोटा आपको देखने को मिल जाता है। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, वो पूछा जाता है नदियों से, रिवर्स। हालांकि रिवर्स वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ें बस पढ़ लीजिए, नदियों में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर हम वर्ल्ड के जो रिवर्स हैं, इन रिवर्स की बात करते हैं, नदियों की बात करते हैं, तो समझिए 2 नदी, एक है नील नदी, है ना, एक आपको देखने को मिल जाती है कौन सी? नील नदी। नील नदी, जो नील नदी है, इस नील नदी का जो उद्गम होता है, उद्गम होता है आपके पास विक्टोरिया लेक, ठीक है। जो विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया लेक से कहाँ पर है सर? ये है आपके पास अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी लंबाई, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, 66-69 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं एक अमेजोन रिवर की, अमेजोन रिवर, अमेजन रिवर की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा, ये निकलती है पेरू, जो पेरू है, इस पेरू से एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। और ये वहाब, इसका जो बेसिन है, ये बेसिन सबसे ज़्यादा है। जैसे ओहांगो रिवर है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। डैन्यूब रिवर की अगर हम लोग बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की, तो नदियों से बहुत सारे सवाल यहाँ पर ऐसे बन नहीं रहे होते हैं, ठीक है बच्चा। पार्टी चलिए देखिए बेटा, महासागर विज्ञान को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की। अब जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, जैसे ये आपके पास है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, इसके इस तरीके से साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा साउथ अमेरिका। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ये ठीक है, और इस तरीके से इसके बीच का जो हिस्सा है, इसके जो बीच का हिस्सा है, ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन। तो आप किसी भी ओशन को देखेंगे, आप बता सकते हैं इसके यहाँ पर क्या है, जैसे अटलांटिक ओशन के किधर क्या है, तो सारी चीज़ें बच्चा आपके काम की हैं, आप बता सकते हैं। देखो महासागरीय विज्ञान को कवर किया है, बहुत ही शॉर्ट में कवर किया है, बहुत ही शॉर्टेड कवर किया है, हर एक चीज़ को कवर कर लिया है। टेम्परेचर, सैलिनिटी, ओशन रिलीफ, हर एक चीज़ आपके सामने है, और आई होप कि आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए फिर करते हैं आप लोगों से मुलाकात, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और बेहतर तरीके से पढ़ते रहें।